Assalamualaikum, वेलकम बैक टू मास्टर्स डाटा वेयर हाउसिंग CS614 लेक्चर नंबर 23, 24 और 25 आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23 से। लेक्चर नंबर 23 में हमें DQM के बारे में बताया हुआ है, डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ये हमारे पास एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जिसको हम एकदम नहीं कर सकते, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसको हम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं। और इसको करने के लिए मतलब डाटा क्वालिटी को अचीव करने के लिए हम आइटरेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। आपको MCQs आ सकता है कि हम आइटरेटिव अप्रोच को डाटा क्वालिटी को अचीव करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, तो हम आइटरेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें इन्होंने डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा एक पिक्चर के अंदर, और नीचे इसकी डिटेल भी है। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं, डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ जाती है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपने टोटल डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करना है, उसका इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखती है, ये फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाती है। तो टोटल डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले हम इसका इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, स्कोप डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट एंड डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने डेवलप करना है, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, इम्प्लीमेंट डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड्स को एवोल्यूट करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टेप नंबर 1 को देखते हैं, इस्टेब्लिश डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। तो उसमें आपको क्या पता, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम सबसे पहले डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करेंगे। वो इन्वायरमेंट किसकी बिटवीन होगा, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के बिटवीन होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि बिटवीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एस्टेब्लिशिंग कंडीशन टू इनकरेज टीम वर्क बिटवीन फंक्शनल एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। उनके दरमियान में हम इस इन्वायरमेंट को बिल्ड करेंगे ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें। इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलपर्स को ये पता होना चाहिए कि कैसे डाटा क्वालिटी की प्रॉब्लम्स को उन्हें आइडेंटिफाई करना है और इसके अलावा बट डू नॉट नो हाउ टू चेंज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैसे चेंज करना है, उनको ये बात नहीं पता होती। तो यहाँ से 2-3 लाइन्स आपने प्रिपेयर कर लेनी है, अगर आपको ये लॉन्ग आए तो आप इसको लिख सकें। सेकंड जिसका हमारा स्टेप था, जिसके अंदर हमें डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट का स्कोप बताया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि हमने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करना है कि हमारा प्रोजेक्ट किस हवाले से है, उसका लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और एक इनिशियल प्लान बनाते हैं जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। उस ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे वो मेंशन है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इनिशियल ड्राफ्ट प्लान यहाँ पे बनता है जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, टास्क समरी होती है। टास्क समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट गोल होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप होता है, इसके अलावा प्रोजेक्ट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सेकेंड हमारे पास टास्क की डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें डिफ़ाइन किया होता है कि हमारा टास्क किस तरह से है, उसकी डाटा क्वालिटी किस तरह से है। उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रोच है जिसके अंदर हम टास्क और जितने भी टूल्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं उनको समराइज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्केड्यूल है जिसके अंदर हम टास्क को स्टार्ट करना, जैसे उसकी कंप्लीशन डेट क्या है और प्रोजेक्ट की क्या माइलस्टोन्स हैं, उन सारों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसमें हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज यूज़ होंगे डाटा क्वालिटी में असेसमेंट में। यहाँ पे आपको हमने बताया हुआ कि ट्रेनिंग, ट्रैवल और अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट इसके अंदर आ जाती है रिसोर्सेज के अंदर। तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ड्राफ्ट के अंदर हमारे पास टास्क समरी होती है, टास्क डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोजेक्ट अप्रोच होती है, स्केड्यूल होता है और हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है इम्प्लीमेंट डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर पहली एक्टिविटी है डिफ़ाइन, उसके बाद मेजर है, उसके बाद एनालाइज है और उसके बाद इम्प्रूव है। ये 4 एक्टिविटीज़ भी सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पास्ट में आ चुका है, तो इसको भी आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। डिफ़ाइन में क्या होता है हमारे पास, हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल यूज़र डाटा क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और हमने डाटा क्वालिटी मैट्रिसेस को इस्टेब्लिश करना है डिफ़ाइन वाली स्टेज में। उसके बाद मेजर में क्या करना है, हमने मेजर करना है कन्फॉर्मेंस टू द करंट बिजनेस रूल्स एंड डेवलप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हमें डेवलप करनी है। उसके बाद एनालाइज में हम वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे एंड एक्सेस पुअर डाटा क्वालिटी कॉज, जो हमारे डाटा क्वालिटी के पुअर कॉजेज़ हैं उनको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4th स्टेप है इम्प्रूव, जिसके अंदर हमें डाटा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है कि हमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज़ को या अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपनी डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो बेसिक हमारा जो मकसद है वो डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है यहाँ पर। उसके बाद हमारा 4th स्टेप है इवैल्यूएट डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड। तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें डाटा क्वालिटी की मैनेजमेंट के लिए जो मेथड्स हमने ऊपर डिसाइड कर लिए थे, हमने जो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए देख लिए थे कि कौन से हमने वेज यूज़ करने हैं, यहाँ पे उनको एवैल्यूएट करेंगे एट लास्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है द हाउस ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको MCQ आ जाता है कि इन 1972 मित्सुबिशी
शिपयार्ड इन कोई डेवलप आर टेक्निक इन विच कस्टमर वांट्स वर लिंक टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इसकी आगे डिफिनेशन मैंने आपको बताई दी है। द हाउस ऑफ क्वालिटी के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे है, सिस्टम फॉर ट्रांसलेटिंग। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को अप्रोप्रिएट कंपनी रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करते थे, यानी कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी कंपनी की अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट में, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने कस्टमर्स को उस तरह का डाटा दे सकें जिस तरह का डाटा वो रिक्वायर्ड है उनको। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसको किसने इन्वेंट किया था, कहाँ पर, ये आपने यहाँ से इसकी 2-3 लाइन्स याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, द हाउस ऑफ क्वालिटी डाटा मॉडल को यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि द हाउस ऑफ क्वालिटी कंसेप्ट वाज यूज एंड इंट्रोड्यूस विद रेफरेंस टू डाटा क्वालिटी इन 1988 में उसको यूज़ किया गया था। उसको डेवलप यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि उसको डेवलप 1972 में किया गया था, लेकिन उसको जो यूज़ करना था वो 1988 में हुआ था। तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है, ये डेट्स आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 23.4, हाउ टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे 4 वेज हैं डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के। ये क्वेश्चन भी पास्ट में आ चुका है, इसलिए इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इजीली याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले प्रोसेस है, फिर सिस्टम है, फिर पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं, और फिर डाटा डिज़ाइन है। इन चारों के आपने नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आप इनकी एक लाइन की डिटेल भी याद कर सकते हैं, आपने जो डिटेल गिवन है। तो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट में क्या हो रहा है, इसमें हम फंक्शनल प्रोसेस जो उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्रिएट है, मैनेज है, एक्सेस है और यूज़ डाटा है। उसके बाद सिस्टम इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन जो हमारे सिस्टम के हैं उसको हम इम्प्रूव करें ताकि हम डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इन्वॉल्वमेंट में है, उसके अंदर क्या है उसको भी इम्प्रूव करें। हम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उन सारों को हम इम्प्रूव करें ताकि हम डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद डाटा डिज़ाइन इंप्रूवमेंट है कि डाटा को जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। ओवरऑल हमारे डाटा को जो डिज़ाइन है और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। उसमें हम प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं, इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूनिक की को यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम स्टोर फंक्शन और प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद हम डाटा डिज़ाइन इंप्रूवमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये भी आपने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इसको देख लेते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी की यहाँ पे ग्रिड दी हुई है। स्टेप 1 में हमारे पास यहाँ पे इसको हम देखें नीचे भी डिफाइन हुआ है। स्टेज 1 हमारे पास अनसर्टेनिटी है, उसके बाद हमारे पास अवेकिंग है। स्टेज 3 में इनलाइटमेंट है, उसके बाद विजडम है और उसके बाद सर्टेनिटी है। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्वालिटी और प्रॉब्लम हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या टेबल आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ से मिसिंग होंगी और आपने उन चीज़ों को फिल करना होगा इसके रिगार्डिंग। और जो 5 स्टेजेस हैं इन 5 स्टेजेस को भी आपने प्रिपेयर करना है। पहली स्टेज हमारे पास अनसर्टेनिटी है, जिसमें हमें क्या है कि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि डाटा क्वालिटी एक इशू नहीं है, और ये जो हमारे पास डाटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को चेक करके कलेक्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है डाटा के अंदर तो उसको इंस्पेक्ट करें और उसके बाद उसको केयरफुल एनालिसिस के बाद उसको आगे फर्दर प्रोसीड करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद स्टेप 2 है या स्टेज 2 कह लें, उसमें अवेकिंग है। पीपल थिंक दैट डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट डज़ हैव अ वैल्यू, मैनेजमेंट टॉक अबाउट इट बट डज़ नथिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अवेकिंग के अंदर लोगों को थोड़ा सा ख्याल आ रहा है कि डाटा मैनेजमेंट हमारे पास उसकी एक वैल्यू है, लेकिन उसके बारे में वो बात तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद स्टेज 3 है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट में क्या है, लाइट गोज़ ऑन मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। विजडम के अंदर अब उनको ख्याल आ चुका है कि कोई प्रॉब्लम है और उसको हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेज 5 है हमारे पास। स्टेज 5 में सर्टेनिटी है, यानी कि आई नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ माई डाटा, जिसमें हमें पता है कि हमारे डाटा की क्वालिटी किस तरह की है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड कीज़, यहाँ पे 5 जो पॉइंट्स थे अभी जो हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स लिखने थे सिर्फ। क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड की कौन से पॉइंट्स थे, अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद अवेकिंग था, इनलाइटमेंट था, विजडम था और सर्टेनिटी था। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड रिलेटेड एक क्वेश्चन था। टेबल वाज अ गिवन, राइट द नेम ऑफ द स्टेजेस फॉर द गिवन सिचुएशन, यानी कि आपको सिचुएशंस गिवन थी और आपने स्टेजेस के नाम लिखने थे कि ये कौन सी स्टेज है, और ये स्टेजेस आपको डिफरेंट तरह से भी दी जा सकती हैं। तो ये स्टेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि टेबल के अंदर ये वाली आपको पूरी इन्हें कॉलम दिया हो और उसके बाद आपने यहाँ से इनको बताना हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो फाइल है ये करंट पेपर्स सब्जेक्टिव पार्ट है जो स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पॉन्स शेयर किए थे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैंने कुछ को सॉल्व कर लिया और कुछ मैं सॉल्व कर रही हूँ। जब ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी आ चुका है और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक सब्जेक्ट की फ़ाइल है और यहाँ इस फाइल के अंदर भी ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि मिसकंसेप्शन है डाटा क्वालिटी की। वो क्या है कि वी कैन फिक्स डाटा, हम डाटा को फिक्स कर सकते हैं। ये हमारी पहली मिसकंसेप्शन है। और दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन कि डाटा क्वालिटी एक आईटी प्रॉब्लम है। तो यू कैन फिक्स डाटा क्या है कि फिक्सिंग इम्प्लाइज दैट समथिंग रॉन्ग विद ओरिजिनल डाटा, और हम उसे फिक्स कर सकते हैं। डाटा क्लिनजिंग इसका आंसर नहीं है बिल्कुल भी। डाटा क्लिनजिंग हमारे पास एक अलग चीज़ है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये आईटी प्रॉब्लम है। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है या आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे हमने और भी आपको प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, इसके ऊपर हमने कुछ बताई हैं। इसके अलावा मिसकंसेप्शंस क्या है कि ऑल प्रॉब्लम इन द डाटा सोर्सेज, और डाटा एंट्री में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। उसके बाद द डाटा वेयर हाउस विल प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कंपेयर विद द मास्टर कॉपी विल फिक्स द प्रॉब्लम, और ये भी एक सोचते हैं कि हम इसको मास्टर कॉपी के साथ कंपेयर करके फिक्स कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ से प्रिपेयर करने हैं, इनकी डिटेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये पॉइंट्स यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीडिफाइन एंड अदर एम्बेडेड लॉजिकल एंड लेगेसी प्रोग्राम्स। यहाँ पर हमारे पास एक इसकी जो एक गुड एग्जांपल है वो हमारे पास Y2K है। तो ये बस Y2K इसकी गुड एग्जांपल है, ये आपको MCQs आ सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। लेक्चर नंबर 24 है हमारे पास। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोट्स दिखाना चाहती हूँ। ये नोट्स देखिए, मेरे पास एक नोट्स है CS614 फाइनल नोट्स। ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने नोट्स को खुद से मैंने रीड किया है। ये 30 पेजेस के नोट्स हैं और काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप ये नोट्स को रीड नहीं कर सकते, तो आप ये नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इन नोट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, यहीं पर वही 5 स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किए हैं। सेम वही है जो आपके हैंडआउट्स में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ये टेबल है, टेबल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन नोट्स में मौजूद हैं, तो इन नोट्स को भी आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अनसर्टेनिटी, अवेकिंग, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और सेम हैंडआउट्स वाला ही है। मतलब हैंडआउट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सिर्फ वो ऐड नहीं है। अब देखिए मिसकंसेप्शन जो भी हमने पढ़ा वो भी यहाँ पर मौजूद है, और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ वही मेंशन है। और यहाँ से लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट है। मैंने कुछ हाईलाइट भी कर दी, इसके अलावा मैंने मेंशन भी कर दी कि कहाँ से लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें नोट्स पे वो मेंशन नहीं था। तो लेक्चर नंबर 24 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैरेलल एग्जीक्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा है, तो हम लेक्चर नंबर 24 को यहाँ से देखते हैं। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग समटाइम्स कॉल्ड पैरेललिज्म, इसको हम पैरेललिज्म भी कह सकते हैं। और इसको हम सिंपली क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन इसकी देखें कि पैरेललिज्म इज़ द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ टास्क सो दैट instead of one process doing all the work in a query, many process do a part of the work at the same time। मतलब कि पैरेललिज्म हमारे पास क्या है, इसमें हम टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने से क्या होता है कि एक प्रोसेस को सारे काम करने के बजाय सारे प्रोसेस जो हमारे पास ब्रेक करने के बाद डिफरेंट प्रोसेस डिवाइड हो गए, वो सारे प्रोसेस मिलकर काम करते हैं उसी सेम टाइम में, और हमें वही रिज़ल्ट अचीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कम टाइम में वो रिज़ल्ट अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ, और ये रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे प्रोसेस अब हमने ब्रेक डाउन कर लिए हैं, और उसकी वजह से हमारा काम आसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लार्ज डाटाबेस टिपिकली एसोसिएटेड विथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास लार्ज डाटाबेस जो है वो किससे एसोसिएट होते हैं, वो DSS से एसोसिएट होते हैं। ये भी आपको शॉर्ट MCQs आ सकता है, क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हेन टू पैरेललाइज। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। यूज़फुल फॉर ऑपरेशन दैट एक्सेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा, ये तब हमारे पास यूज़फुल होता है जब हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा हमें रिक्वायर्ड हो। उसके बाद यूज़फुल फॉर उन ऑपरेशन के लिए यूज़फुल हो सकता है दैट कैन बी इम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर डिवाइड एंड कंकर टेक्निक को यूज़ करते हुए। उसके बाद पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं प्रोसेस को, सबसे पहले वो कैसे इंप्रूव करेगा, यहाँ पे कुछ हमने इनमें वेज दिए हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लार्ज टेबल स्कैन एंड जॉइन, लार्ज टेबल को स्कैन करके उनको ज्वाइन करके। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ लार्ज इंडेक्सेस, इसके अलावा पार्टीशन इंडेक्स स्कैन की जा सकती है। इसके अलावा बल्क में हम जब इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, एग्रीगेशन और कॉपिंग। तो ये आपके यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पैरेललिज्म को कैन बी एक्सप्लोरेटिव, उसे कब हम एक्सप्लोरेट कर सकते हैं, तो उसको एक्सप्लोरेट कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस, अगर प्रोसेसर्स हों, क्लस्टर्स हों, या फिर हमारे पास MPP हो सिस्टम, और इसके अलावा सफिशेंट IO बैंडविड्थ हो, तो हम उसको एक्सप्लोरेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद वर्ड ऑफ क्वेश्चन, कुछ लिमिटेशन यहाँ पे आपको दी हुई है कि पैरेललिज्म कैन रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को पैरेललिज्म रिड्यूस कर सकता है। तो हम इसको स्पीड अप करने के लिए और स्केल अप करने के लिए क्या करेंगे, स्पीड अप करने के लिए हमें मोर रिसोर्सेज चाहिए होंगे,
ठीक है, और हमें लेस टाइम में उसको करना होगा, और फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डाटा को हमें लेस टाइम में उस कवर करना होगा, तभी हम उसे स्पीड अप कर सकेंगे। स्केल अप में क्या है, इफ़ रिसोर्स इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन डाटा साइज टाइम इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इनको हम अभी हैंड आउट से भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लॉ आपको दिया हुआ है, एम्दाल्स लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने इसको डिफाइन भी कर दिया है। इसकी डेफिनेशन देखें, थियोरेटिकली स्पीड अप, ये एक स्पीड अप का लॉ है जिससे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एस फॉर स्पीड अप है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एफ प्लस एफ 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एन है, जिसमें एफ हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉब्लम है, और एन हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसके अलावा आपको इसका फॉर्मूला लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, और पेपर में 1-2 दफ़ा मैंने देखा है इसको, पास्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और टेक्निक्स भी आपको इन्हें दी हुई हैं जो क्लियर थोड़ी सी नहीं है। तो यहाँ पे देखें, न्यूमा के बारे में है, ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है। इसकी फुल फॉर्म आपने यहाँ से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है, व्हाट डज वर्चुअल शेयर मेमोरी मीन्स। वर्चुअल शेयर मेमोरी इज़ अ टेक्निक थ्रू विच मल्टीपल प्रोसेसर विद इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर आर प्रोवाइडेड विद इन अ एब्स्ट्रैक्ट शेयर मेमोरी। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए। तो यहाँ पे आप इस टेबल में देखें, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेबल बना हुआ है, तो हम इस टेबल से देख लेते हैं। शेयर डिस्क में और शेयर नथिंग में क्या है, शेयर डिस्क के अंदर क्या है, क्विकली अडेप्टेबल इन चेंजिंग टू वर्कलोड, और जबकि शेयर नथिंग में क्या है, कैन एक्सप्लोर सिंपलर चीपर हार्डवेयर। इसमें हाई अवेलेबिलिटी है, जबकि इसके अंदर वर्क वेल इन हाई वॉल्यूम रीड राइट एनवायरनमेंट है। इसके अंदर हमारे पास डायनामिक लोड बैलेंसिंग है, और इसके अंदर हमारे पास फिक्स लोड बैलेंसिंग है। परफॉर्म बेस्ट इन द हैवी रीड एनवायरनमेंट में ये बेस्ट परफॉर्म करता है, और इसके अलावा इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। डाटा नीड नॉट टू बी पार्टीशन, इसमें डाटा को पार्टीशन हम नहीं करते शेयर डिस्क में, लेकिन इसके अंदर हम डाटा को पार्टीशन करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास लास्ट पॉइंट देखिए, मैसेजिंग ओवरहेड लिमिट टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जबकि यहाँ पे डिपेंड करता है पार्टीशनिंग पे। डाटा शिपिंग कैन किल स्केबिलिटी। तो ये जो हमारे पास इसका ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इनका डिफरेंस बताया हुआ है आपको, और अब इसको हम हैंड आउट से भी देख लेते हैं, इस पूरे पार्ट को जो हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे देखिए पैरेललिज्म के बारे में, यहाँ पे वही आपको लिखा हुआ है कि पैरेललिज्म को कैसे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद व्हेन टू पैरेललाइज, अभी इसको हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने इसको देखा, पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। ये भी आपके नोट्स पे मौजूद है और आपके हैंड आउट्स पे भी मौजूद है। मैंने हैंड आउट से हाईलाइट भी कर दी है वो चीज़ें। उसके बाद हमारे पास पैरेललिज्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे वही सारे आपको भेज दिए। यहाँ पे कुछ और भी लिखे हुए, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है पेपर में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे नोट्स में, वहाँ पे हैंड आउट्स में भी दिए हुए हैं। जैसे कि आपका स्पीड अप का फॉर्मूला ने बताया हुआ है कि टाइम ऑन अ सीरियल प्रोसेस और टाइम ऑन अ मल्टीप्रोड प्रोसेस TS डिवाइडेड बाई TM। इस आगे आपको ये वही फॉर्मूला जो हमें देखा था वो यहाँ पे आपको गिवन है, और सेम वही आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, और ये आपकी असाइनमेंट में भी आई थिंक सो क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये आता होगा, ये आपको पेपर में आ भी सकता है। उसके बाद हमारे पास देखिए, ब्रीफ इंट्रो टू पैरेलल प्रोसेसिंग में ब्रीफ इंट्रो देखिए, यहाँ पे ये नोट्स में इस तरह से मेंशन नहीं है, तो इस वाले टॉपिक को हम यहाँ से देखेंगे। तो पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर में क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। दूसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग है, और तीसरा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस न्यूमा है। ये हमारे पास पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर में है। अब पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या है, शेयर मेमोरी है, शेयर डिस्क है और शेयर नथिंग है। शेयर मेमोरी और शेयर डिस्क को मिलाकर शेयर नथिंग भी, शेयर एवरीथिंग भी बोलते हैं। तो ये भी एक MCQs आ चुका है पास्ट पेपर्स में, मैंने देखा था। शेयर मेमोरी और शेयर डिस्क को हम शेयर एवरीथिंग भी बोल सकते हैं, और अभी हमने जो डिफरेंस देखा था वो इसी का था। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की 2 तरह की टाइप थे, एक डाटा पैरेललिज्म है और एक हमारे पास स्पेशल पैरेललिज्म है। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद न्यूमा की फुल फॉर्म आपने यहाँ से प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी है, और यहाँ पे जो है वो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। तो आप इसकी डायग्राम को एक दफ़ा माइंड में रख लीजिएगा, डायग्राम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें क्या था। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है दैट प्रोवाइड अ फास्ट परफॉर्मेंस बाय मेकिंग मल्टीपल CPU अवेलेबल टू कंप्यूट इंडिविजुअल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हमें मल्टीपल CPU प्रोवाइड करता है, ताकि काम हमारा जल्दी से हो सके। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग हार्डवेयर कम्स इनटू 2 फ्लेवर्स, शेयर मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन। इन शेयर मेमोरी मशीन ऑल द प्रोसेस हैव एक्सेस टू द कॉमन मेन मेमोरी। शेयर के अंदर सबके पास एक्सेस होती है मेन मेमोरी की तरफ, जो हमारे पास कॉमन है, क्योंकि शेयर मेमोरी है तो जाहिर से पता है वो शेयर कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी मशीन में क्या है कि ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेन मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर उनकी अपनी अपनी मेमोरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IO डिवाइस में प्रोसेसर है और इनकी अपनी मेमोरी है।
इस वाले की अपनी मेमोरी है, इस वाले की अपनी मेमोरी है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन है जिसके अंदर सबकी अपनी अपनी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। जबकि ऊपर हमने देखा उनकी एक ही मेन मेमोरी है जिसको ये लोग सारे आईओ डिवाइसेस भी और सारे जो हमारे पास प्रोसेसर्स हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शेयर मेमोरी वाला सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे ने डायग्राम्स और भी तरह से दिखाया आपको, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें क्लाइंट यूज़र्स, क्लाइंट को हम यूज़र भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट्स हमारे और यहाँ पे शेयर डिस्क जो है वो बैकएंड पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको शेयर डिस्क डाटाबेस में एक एग्जांपल बताई हुई है कि शेयर डिस्क डाटाबेस समटाइम्स आल्सो कॉल्ड शेयर एवरीथिंग डाटाबेस, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया था कि उसे हम शेयर एवरीथिंग भी कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो ओरेकल है। ओरेकल इज़ अ शेयर्ड एवरीथिंग डाटाबेस। तो ये आपको MCQs पेपर में आ चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि ओरेकल हमारे पास, इसको हम शेयर्ड एवरीथिंग डाटाबेस भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास शेयर्ड नथिंग डाटाबेस में क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, हाउ डू यू परफॉर्म द पार्टिशनिंग। इसको पार्टिशनिंग को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैश पार्टिशनिंग को यूज़ करते हैं, की रेंज पार्टिशनिंग को यूज़ करते हैं, लिस्ट पार्टिशनिंग को यूज़ करते हैं, राउंड रॉबिन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन, रेंज हैश और रेंज लिस्ट को यूज़ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है, यानी कि रिसेंट जो करंट पेपर्स हैं उनमें आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, तो अभी हम देख लेते हैं एक नज़र इसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आया हुआ था। यहाँ पे आप देखें 2 पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर थे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने पैरेलल सॉफ्टवेयर भी पढ़े थे और हार्डवेयर भी पढ़े थे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास शेयर मेमोरी, शेयर डिस्क और शेयर नथिंग है। शेयर मेमोरी और शेयर डिस्क को मिलाकर हम शेयर एवरीथिंग भी बोलते हैं। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी ये 2024 में ही आ चुका है। और जो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही थी वो भी आ चुका है, लेकिन अभी वो मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा। ये रहा। तो ये देखिए शेयर नथिंग RDBMS में और पार्टिशनिंग के जस्ट नाम लिखने थे, या यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरह से आया हुआ है। 5 टाइप ऑफ पार्टिशनिंग ऑफ शेयर्ड नथिंग RDBMS की 5 टाइप ऑफ पार्टिशनिंग यहाँ पे बतानी थी। तो वो 5 नाम क्या थे वो भी हमने देखे। शेयर नथिंग RDBMS की पार्टिशनिंग के नाम हैश पार्टिशनिंग है, की रेंज पार्टिशनिंग है, लिस्ट पार्टिशनिंग है, राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग है और कम्बिनेशन ऑफ पार्टिशनिंग मेथड है। तो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 BSN मेथड के भी आपको आए हुए, ये ऑलरेडी एक और पेपर में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, तो उसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। होप्स आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट हो रहा है, हार्डवेयर टेक्निक्स। ये वाला लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पीड अप को इंश्योर कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए उस पॉइंट्स को आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, वैसे क्वेश्चन यहाँ से कोई आया नहीं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, इसके अलावा फार्मूलास आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, तो ये वाला आपने करना है। ये पाइपलाइनिंग का स्पीड अप टेक्निक का कैलकुलेशन है। ये पाइपलाइनिंग के अंदर हम स्पीड अप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास टाइम ऑफ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन एन टास्क को एन से हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड से, यानी कि एन हमारे पास जितने भी मल्टीप्लाई करते हैं टी से। तो यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ टास्क है। नंबर ऑफ़ टास्क आपके पास 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखें, स्पीड अप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या गिवन है, एस है इक्वल टू एन टी हमारे पास अभी हमने जो देखा था, नंबर ऑफ़ टास्क को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ और डिवाइड कर देंगे टी प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई एम। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके अगले पेज पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो वो एग्जांपल्स हम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए 10 क्रेट्स ऑफ लोडिंग ऑफ बॉटल्स सॉफ्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी हुई है, उस पैराग्राफ में जो ऊपर पैराग्राफ है उसमें सारी इसी एग्जांपल को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर हमारे पास जो बोटलिंग है उनको पैक किया जा रहा है, तो सबसे पहले बोतल को फिल किया जाएगा, उसके बाद सील किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसके, यहाँ पे उन्होंने वो 3 स्टेप्स आपको बताए हुए। तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को देखें तो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ जो बॉटल्स हैं, जो कि हमारे पास जो क्रेट्स हैं वो 10 हैं, तो 10 हमारे पास n हो गया, ठीक है। n की वैल्यू 10 होगी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया, ठीक है। ये कैसे आया टी, हमने यहाँ पे देखें n मल्टीप्लाइड बाई टी है, एन टी फॉर्मूले के अंदर भी है। तो n हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ़ क्रेट्स होगी जो हमारे पास 10 है, और टी हमने एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि टी की वैल्यू हमें पता नहीं है। उसके बाद इन्हें 3 जो प्रोसेस आपको बताए हैं वो हमने जो नीचे वाला जो उसका फॉर्मूले का पार्ट है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है और फिर दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब एन टी हमने देख लिया क्या था, 10 मल्टीप्लाइड बाई एन टी, और नीचे वाला देखें आप अगर, तो टी प्लस एन माइनस 1 है, एन हमारे पास यहाँ पे 10 है,
ठीक है। और हमारे पास जो m है वो हमारे पास स्टेजेस हैं, हमारे पास 3 स्टेजेस हमें डिफाइन किए हुए, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो 3 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 t थे तो इन्हें एक t को उस तरफ ले गए, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। t प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 है, जो हमारे पास किसके बराबर होगा अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। तो 9 में से अगर हम यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इनने 9 यहाँ पे गलती से लिख दिया है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि अगर 9 आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 है, ड्राइंग टू थोड़ा सा इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 10, क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो भी हमें देखी कि वो 10 है, तो यहाँ पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देती हूँ। 10 माइनस 1 है और फिर उसको डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आपको पेपर में आ सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 10 माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 3 है, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे हो गया, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे हमने यहाँ अगर आप देखें तो ये इसके साथ 1 है, तो ये हमारे पास अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसको 1 सपोज करते, तो 3t और 1t कितने हो गया हमारे पास 4t हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और ये हमारे पास t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई t आ गया यहाँ पे। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई t हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से फॉर्मूला देखें तो इसकी जो नीचे वाला हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आई है और ऊपर वाली की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी। तो अब हम दोनों को पुट कर लेते हैं स्पीड ऑफ फॉर्मूले में। यहाँ पे मैंने साइड पे करके दिखाया आपको। 10 मल्टीप्लाइड बाई टी है, ऊपर जो हमारे पास वैल्यू थी जो हमारे पास ऑलरेडी फाइंड हो गई थी, और उसको डिवाइड करेंगे 4t के साथ। 4t जो हमने भी फाइंड किया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या फिर हम ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे आप लगा लें, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ अगर हम 10 को डिवाइड करें 4 के साथ तो 2.5 आएगा, और साथ अब हम इसके टी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्पीड अप है वो 2.50 आ गया है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके भी देखें, आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देती हूँ। 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.5 या 2.50। तो ये 2.50 हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे अगर 10 होगा तभी सॉल्व होगा, ये 9 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल में 20 क्रेट्स यूज़ हुई है, तो ये बिल्कुल सेम है। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई। सेकेंड वाली वैल्यू जो नीचे वाली है उसको हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, टी प्लस टी है मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 1 है और डिवाइड बाई 3 है, सेम, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। फिल बोतल है, सील बोतल है और लेबल बोतल पाइपलाइन है, तो 3 स्टेजेस हैं। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और प्लस करेंगे तो आपके पास 7.3 आ जाएगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 20 को डिवाइड करेंगे 7.3 के साथ, जैसे कि हमने ऊपर किया। फिर 40 वाली बॉटल्स हैं और सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि फिलिंग, सीलिंग और लेबलिंग हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू 3 आ गई है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो ऊपर फार्मूला है इसको यूज़ करके ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं। तो ये फार्मूला भी आपने प्रिपेयर करना है और ये तीनों एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करने हैं। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको ये पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे मैंने एक आपको ग्राफ भी दिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखें कि इनपुट हमारे पास जो वैल्यूज़ हम इनपुट कर रहे हैं और हमारे पास जो स्पीड अप का ग्राफ है, अगर आप देखें तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। सबसे पहले इनिशियली थोड़ा था, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे हम उसको इनपुट देते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 पे स्पीड कुछ और है, फिर 2 पे देखें तो स्पीड कुछ और है, फिर अगर हम 3 पे देखें तो स्पीड कुछ और है, 4 पे कुछ और है, 5 पे कुछ और है, और फिर ये बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है। इस लेक्चर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास यही चीज़ थी जिसको हमने देख लिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए स्क्यू इन पार्टीशनिंग में, स्क्यू में क्या है कि एट्रीब्यूट वैल्यू स्क्यू और पार्टीशन स्क्यू है। और यहाँ पे 2 टाइप की स्क्यू हो सकती है, एक तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं जब हमारे पास डाटा प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और 1 टाइप ऑफ स्क्यू हमारे पास डाटा की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये आपको MCQs आ सकते हैं। उसके बाद स्क्यू रेंज पार्टीशनिंग को हैंडल करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इन्हीं में से किसी फाइल में मैंने इसको देखा है। सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट, उसके बाद कंस्ट्रक्ट द पार्टीशन वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद डुप्लीकेट एंट्रीज और इम्बैलेंस है। ये 3 स्टेप्स आपने इसके प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है। बैरियर्स टू द लीनियर स्पीड अप और स्केल अप में कौन से बैरियर हैं। सबसे पहला बैरियर हमारे पास अंदर है जिसको हम दे चुके हैं, दूसरा हमारे पास स्टार्टअप है, तीसरा हमारे पास इंटरफेरेंस है, और चौथा हमारे पास स्क्यू है। इनकी डिटेल यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सिर्फ आपने नाम ही प्रिपेयर करने हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 26 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 25 में आपने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हमारे पास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाली एग्जाम्पल है। बस लेक्चर नंबर 25 से आपने ये 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और 23 और 24 लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का आइडिया मैंने आपको साथ साथ दे दिया है। मेरे पास करंट पेपर से कुछ फाइल्स थी,
कुछ मैंने सॉल्व कर लिए हैं, वो भी आपके साथ में एट द एंड जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। होप्स हो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी हमें दे सकते हैं कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ भी रही है कि नहीं। अगर आपको समझ आ रही है तो फिर हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर अपलोड करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करके आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से मैं बहुत मुश्किल से अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ ताकि मैं आपके लेक्चर अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।